जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ई जो है वो यहां है नीचे की तरफ है ऐसे, और बी जो है उस तरफ दिखा रखा है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट सबको करना आता है, क्रॉस घुमाते हैं तो क्या हुआ, ई से बी गया, बोल ई से बी गया। जब ई से बी गया तो समझ में आ गया था ना। अच्छा कम वक्त पूछ दिया माइनस कैसे आ गया, इसे पता भी ना कर लिखा है, थोड़ा जलील कर दो टीचर को कि माइनस कैसे आ गया आपका गलती से। पूरा विबग्योर आया, अब जब विबग्योर पूरा आया तो उसमें से जब वॉयलेट कलर आया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो शुरू करते हैं 2023-24 का ये सैंपल पेपर। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है एग्जाम में कैसे आने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं जो सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। और पहला जो सवाल यहां पे आ रहा है एमसीक्यू बेस्ड, बच्चों जरा देखिए क्या सवाल है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी ऑल नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमने ऐसे ही पढ़ी हैं। Equipotential surfaces are those surfaces at every point of which the value of potential is same. Work done in moving a charged particle on equipotential surface is 0. हमने पढ़ा है, ये सब लॉजिक पढ़े हैं। इसमें पता कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो पहले लिखा हुआ है they do not cross each other, नहीं they do, no सही तो है ये। इसमें बोला गलत कौन सा है, ये तो सही है, they do not cross each other। क्यों? Because if they cross each other, they intersect with each other, then at a point of intersection there will be two values of potential which is not possible. दूसरा the work done in carrying a charge from a one point to another on an equipotential surface is, ये भी सही लग रहा है सर, हाँ ये भी सही है, ये भी ट्रू है। हमें देखना कौन सा सही नहीं है। अच्छा ये लिखा है दे आर इमेजिनरी स्फीयर्स, हाँ यार ये भी सही है, मुझे पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्चुअल में थोड़ी ना होती है। अगर कोई चार्ज यहां पे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनती है, हाँ सर ये भी सही है। तो मुझे पता था सी ही आंसर होने वाला है, बस पढ़ लेते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। आर दे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स? फॉर अ पॉइंट चार्ज आर दे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स? तो फिर ये सही है गलत है? ये गलत है, रीजन बता दे, क्योंकि ऑप्शन ढूंढना था इसलिए। क्या कोई बताएगा? तो बताएगा बेटा, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाती थी? नहीं याद आ रहा। देखो यार, एक पॉजिटिव चार्ज था तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाई थी, याद करो। फिर एक इसके बाद ये भी बनाई थी, याद करो। फिर बनाई थी ऐसे, और वो रेडियस इंक्रीज होता रहता था, है तो कॉन्सेंट्रिक ही। तो फिर ये गलत क्यों है? वेरी गुड। क्या? क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे होती है, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी। क्या सर ये यूनिफॉर्म है? नहीं सर ये यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पे ये पास पास है तो स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? अगर इसकी जगह यहां लिखा होता नॉन यूनिफॉर्म तो आंसर ये सही हो जाता। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनती हैं? हां बनती हैं। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, जो कि कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है? नॉन यूनिफॉर्म। सही है कि नहीं है? तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है अगर यूनिफॉर्म की जगह क्या लिखा होता। अभी गलत है क्या? हाँ, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा लगाया बच्चों? सिंपल है कि नहीं? अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम and an angle of 30 degree experiences a torque of 4 Newton meter. The charge on a dipole of dipole length 2 centimeter is, हमें चार्ज निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला Q इंटू 2A इंटू E इंटू साइन थीटा। सर ये क्या कर दिया? अरे टाउ का फॉर्मूला PE, ये था कि नहीं था? टाउ का फॉर्मूला था PE साइन थीटा, P को तोड़ दिया, P को लिख लिया Q इंटू 2A। अपने को क्या निकालना है? अपने को चार्ज निकालना है। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? टाउ अपॉन में 2A इंटू E इंटू टॉर्क की वैल्यू 4 है क्या? चेक करो, 4 न्यूटन मीटर। 2A डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस यानी डाइपोल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर मीटर है, कन्वर्ट कर दिया। इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁵ इंटू साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है?
सॉल्व करेंगे 2 10 टू द पावर -3 निकलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 मिली कूलम। सिंपल क्वेश्चन है क्या? सिंपल है। अगला सवाल एमसीक्यू, थर्ड क्वेश्चन, आंसर मार्क करेंगे बच्चे, अपने आप सॉल्व करना है। क्या सवाल है बच्चों? इसमें लिखा है कि एक मेटेलिक प्लेट इज एक्सपोज टू अ व्हाइट लाइट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ड्यूअल नेचर का। जब भी लाइट पड़ती है, जब भी लाइट पड़ती है सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। कह रहा व्हाइट लाइट जो है पड़ी ना, व्हाइट लाइट पड़ी का मतलब सारे कलर्स पड़ गए। व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो गया? पूरा विबग्योर आया। अब जब विबग्योर पूरा आया तो उसमें से जब वॉयलेट कलर आया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, भैया वेवलेंथ रेड की ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे, जब वॉयलेट पड़ा होगा, व्हाइट लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट में विबग्योर पड़ गया पूरा, उसमें जो वॉयलेट पड़ा वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा। और जब वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसे सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए रोकने के लिए भी। सबसे पहली बात सर, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना जो लाइट की पड़ती है, अगर वो ज्यादा होगी तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इसने पूछा क्या है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके लिए? फॉर, तो आप लोग लिख लो प्लीज यहां पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन proportional to kinetic energy of ejected electron, proportional to stopping potential to stop, stopping potential to stop। सही लिखा है कि नहीं? चलें आगे। आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी। अगला सवाल लिखा है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट ऑन थ्रू द गोल्ड फॉइल बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज एम्प्टी। सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, चलें अगले। लिखा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग positive x-axis and a magnetic field which is parallel to positive y-axis, in what direction will the magnetic force acting on an electron? हाँ जी, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था Q V क्रॉस B। हाँ या ना? V क्रॉस B। मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये कहा था कि ये जो भी रूल्स होते हैं दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉजिटिव चार्जेस। तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आएगा, उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एक्सिस में जा रहा है? इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हो गया आई कैप क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में है? वो है वाई एक्सिस यानी कि जे कैप। और सबको पता है आई क्रॉस जे, हाँ जी, आई जे के। तो आई क्रॉस जे कितना होता है? के होता है। तो यहां से आंसर आ गया के, लेकिन ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस के। माइनस के यानी कि अलोंग माइनस जेड एक्सिस। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? माइनस जेड एक्सिस। बोलो तो सही यार। चल सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिलेटिव परमेबिलिटी। ऑल्दो तुम्हें शायद बताया होगा कि हमारे सिलेबस में से मैग्नेटिक मटेरियल्स कट चुका है। क्या मैंने क्लास में पढ़ाया है? मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि सैंपल पेपर में था।
तब तक तो पेपर ही नहीं आया था खैर, वैसे मेरे को लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है तो पढ़ा देना चाहिए। हाँ जी, तो बताओ रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, म्यू आर था क्या? मैंने पढ़ाया था कि अगर मैं बात करूं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स की तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तो ग्रेटर देन 1 होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन। और अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तो ग्रेटर देन 1। ये होता है किसके लिए? डाया के लिए। ये होता है किसके लिए? पैरा के लिए। ये किसके लिए होता है बच्चों? फेरो के लिए। तो मुझे यहां पे बोला है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी। अब स्लाइटली लेस देन तो भैया डाया है, यानी एक्स कौन है हमारी? डायन है, डाया है, बोलो हाँ। सिंपल है क्या? और y का जो भैया परमेबिलिटी है स्लाइटली मोर देन है, यानी y कौन है हमारी? y हमारी क्या है? पैरा है। तो अगर x हमारी डाया है और y हमारी पैरा है तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? सिंपल है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर आ रहा है 7। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। ये क्वेश्चन लिखा है कि एक एमीटर है हमारे पास जो कि 0.81 ओम का है, दैट रीड्स अप टू 1 एम्पियर, जो कि ऑलरेडी 1 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर रहा था। हमें बोला गया द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज। याद करो मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है, इंक्रीजिंग रेंज ऑफ अ डिवाइस इज नथिंग बट अगेन कन्वर्जन। यानी जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया रेंज बढ़ानी है तो वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूलाज या वही लॉजिक लगाया जाता है जो कन्वर्जन में लगाया जाता है। यानी लॉजिक क्या था? लॉजिक है कि साहब एमीटर की रेंज बढ़ानी है, तो रेंज बढ़ाने का मतलब है आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने वाला लॉजिक लगा दो। भाई है तो एमीटर ही ना। जैसे कि हमने बोला कि साहब ये हमारा देखो एमीटर है, भाई मैं इसे क्या ले लूं? गैल्वेनोमीटर ले लूं, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी रखी है? 0.81 ओम। बोलो तो सही यार। अगर मुझे रेंज बढ़ानी है तो रेंज बढ़ाने का मतलब वही होता है जो एक्चुअल में कन्वर्जन में होता है। जैसे हमने बोला हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, उसकी रेंज बढ़ानी है तो उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दूं, बिकॉज गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते थे। अगर मुझे एमीटर की रेंज बढ़ानी है कभी तो क्या कर दूं? पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूं, बिकॉज गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी शंट लगाते थे, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते थे। तो दोबारा बोल रहा हूं, रेंज बढ़ाना मतलब कन्वर्जन का लॉजिक लगाना। हमने बोला साहब एमीटर की रेंज बढ़ा दो, यानी उसके सामने क्या लगा दो? शंट रेजिस्टेंस लगा दो, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना मतलब उसके सीरीज में, समझ में आ रहा है क्या? लिख देता हूं, एमीटर रेंज बढ़ा दो, क्या करो? पैरेलल में शंट लगा दो। सही है क्या? वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा दो माने सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो। समझ में आया है क्या? तो सर यहां पे इसका मतलब आप कह रहे हो कि यहां पे एक अब क्या लगा दें? यहां पे एक शंट लगा दें। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। क्या बोला? इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? बोलो। अब एक बात बताओ, पहले ये अपने अंदर से 1 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकता है, यानी अभी भी इसमें अभी 1 एम्पियर करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, लेकिन मुझे इसे वो बनाना है जो 10 चला जाए इसके अंदर, यानी कि यहां से कितना चला जाए? टोटल 10। इसमें से एक ही जा रहा है तो नीचे से कितना चला जाए? यानी कि 9। समझ में आया क्या? अब ये दोनों किसमें है बेटा? और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है बेटा? यानी 9 इंटू एस इज इक्वल टू 0.18 इंटू 1। भाई इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इसका करंट। इसका रेजिस्टेंस कितना है? नहीं समझ में आ रहा सर? बोलो यार। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.81। इसका करंट कितना है? 1। तो 0.1 इंटू 1 हो गया। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? एस। इसका करंट कितना है? 9। तो एस कितना हो गया? 0.81 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 9। ये कितना हो गया? 0.09। यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई? 0.09 ओम। यानी ऑप्शन बी सही आ गया हमारा। सिंपल है क्या?
तुम लोग तो को बोर्ड दिख रहा है यहां से, तो को दिख रहा है केडिया, फाइन ना। चलिए अगला सवाल ले लें यहां पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या ये टॉपिक मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है? आप याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एटम एज अ डाइपोल। ये सिलेबस में, लेकिन ये सैंपल पेपर में है। अब बताओ सिलेबस में है? पता नहीं है ना, मतलब क्या बोले, तो इसलिए करना जरूरी होता है, इसलिए जितना बुक में पढ़ाया गया वो जरूरी है। हाँ जी, हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे घूमता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है। बोलो भैया, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो करंट किधर हुआ? करंट इधर होके नहीं हो गया। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट। करंट आ गया, करंट आ गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम कितना होगा? m या फिर म्यू। अब देखो आप क्या लिखते थे, मुझे नहीं माना क्या लिखते थे, म्यू लिखते थे, मैंने तो म्यू लिखवाया क्लास में, क्या तो म्यू लिख लेते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू ए। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है लूप का? भैया ऑर्बिट इज एक्टिंग एज लूप, ऑर्बिट इज एक्टिंग एज अ, और तेज बोला करो ना, पत्नी का खा पी के नहीं आया क्या? इतने दिनों बाद बुलाया क्लास में। ऑर्बिट इज एक्टिंग लाइक अ, और लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? करंट इनटू एरिया, करंट इनटू, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते तो n से मल्टीप्लाई कर देता, तो फॉर्मूला याद करा था ni। सही है क्या? अब यहां पे i की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सर करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम होता है। अगर इसका रेडियस सर r ले लूं तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस, यानी 2 पाई आर अपॉन में स्पीड। स्पीड ऊपर चलेगी, ये हो गया v। मान लीजिए v इज अ स्पीड विद विच इट इज मूविंग, v is the speed of electron with which it is moving in a circular orbit. Yes or no? कितना आ गया? r से एक r कर दिया, पाई से पाई काट दिया, कितना आ गया? qvr अपॉन में 2। समझ में आ रहा है क्या? qvr अपॉन में 2। बट बोहर साहब कह गए कि whenever electron is revolving in an orbit, it is revolving in an orbit of conserved orbit. कौन सा एंगुलर मोमेंटम? कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम। कितना था? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी, बोलो L का फॉर्मूला जो कि mvr था, उसकी वैल्यू क्या थी? NH अपॉन में। याद आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को इस्तेमाल कर लूं, इन दोनों, इसको तो मैं छोड़ देता हूं, तो Vr का फॉर्मूला क्या बना? Vr का फॉर्मूला बना सर L अपॉन में m। अब इसी वैल्यू को उठा के बेटा यहां से यहां डाल दे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा QL डिवाइडेड बाय 2m। कितना हो जाएगा? QL डिवाइडेड बाय 2m। और QL डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हो गया EL डिवाइडेड बाय 2m। बोलो तो सही यार, EL डिवाइडेड बाय 2m कौन सा हो गया? ऑप्शन, चलो जी आंसर मार्क कर लीजिए। लेकिन सर कई बार ये क्वेश्चन L की टर्म्स में नहीं पूछा जाता, तो होता क्या? L की वैल्यू डाल देते हैं कई बार। जैसे हमने बोला म्यू का फॉर्मूला कितना आ गया? EL अपॉन में 2m। लेकिन L का फॉर्मूला क्या होता है? बट L इज इक्वल टू कितना था? NH अपॉन में 2 पाई। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू E अपॉन में 2m मल्टीप्लाई बाय NH अपॉन में 2 पाई m। सो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? NEH अपॉन में 4 पाई m। तो ये भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना, ये भी एक आंसर हो सकता है। मतलब ऑप्शन कभी चेंज कर दिया गया, मतलब L की टर्म्स भी नहीं दिया हुआ इसको, ये प्लैंक कांस्टेंट की टर्म्स में है, ये एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में है, ये म्यू है। ठीक है बेटा, अब इससे ना रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम लोग और सीख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो ये कि अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू जो है बच्चों वो स्केलर है या वेक्टर है? डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जैसे कि मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट है, करंट कैसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट कहां होगा? ऊपर की तरफ। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, डायपोल मोमेंट कहां होगा? नीचे की तरफ। अच्छा इसमें बताओ करंट कहां है? करंट ऐसे है बेटा, तो डायपोल मोमेंट कहां होगा? नीचे, यानी म्यू की डायरेक्शन क्या होगी? यहां होगी। सही है क्या? अब अगर आप खुद सोचो, अगर आपने नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन का कंसीडर किया होता और L को, चूंकि L तो वेक्टर होता ही है सर, हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम, तो L इसके जस्ट कहां होता? अपोजिट होता ना बेटा। बोलो तो सही यार, L कहां होता है? L कहां होता है? इसके जस्ट अपोजिट होता। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि म्यू और L की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर कभी वेक्टर में नेगेटिव साइन आ जाए, वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, तो ऑप्शन ये वाला नहीं, समझ रहे हो?
ऑप्शन ये वाला नहीं, ऑप्शन ये वाला आएगा। समझ में आया क्या? ये आप लोगों ने पढ़ रखा है मेरी क्लास में, है ना? तो ये भी नोट कर लीजिएगा साइड में। आगे चल सकते हैं क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कराएं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बहुत इजी। आपको याद है जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, ट्रांसफार्मर की, कि साहब ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो क्या जवाब था? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। इसी हिसाब से वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया। अब जो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप अप करते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? सीधी स्टेप अप क्यों करते हैं भाई? हम वोल्टेज को बढ़ाते क्यों हैं? जब आपको याद होगा, जब हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन होता है ग्रिड से, तो वहां पे ट्रांसमिशन के दौरान उसको वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। हमें घर में चाहिए 220 वोल्ट। अब बाहर जो है खंबे पे जाके मतलब हाथ लगाना नहीं, बारिश है क्योंकि मर जाओगे। हाँ हाँ, बोर्ड से पहले मर के कहता है मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता वरना तो उसमें लिखा होता है 60,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट। कहां इतना सारा वोल्टेज कहां भेज रहे हो आप? वोल्टेज बढ़ा के क्यों भेज रहे हो? ताकि करंट कम हो जाए। आप वोल्टेज बढ़ाते हो जब आप ट्रांसमिशन करते हो, जब भी आपको बिजली भेजनी होती है। जैसे पावर स्टेशन है, ये पावर स्टेशन है, ये हमारा घर है, ठीक है ना? घर ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो पावर स्टेशन से जब बिजली भेजते हैं, इससे पहले भी एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं ऑफ कोर्स। तो यहां से हम स्टेप अप करके भेजते हैं, स्टेप अप। उससे क्या होगा कि सर आपने अगर 200 वोल्ट बनाया तो उसे पहले 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। स्टेप अप करने से क्या होता है? करंट कम हो जाता है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो गया, हां, क्योंकि ये ओम्स लॉ वाला करंट नहीं है, ये एडी करंट्स के वाले करंट है। ये इंड्यूस करंट की बातें, एडी करंट नहीं, सॉरी, इंड्यूस करंट की बातें हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था ES अपॉन में EP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP इज इक्वल टू IP अपॉन में। ये तो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, ट्रांसफॉर्मर ने पढ़ाया था, तो हमने डिराइव करवाया था। यानी जो करंट होता है वो अपने EMF के, तो आप वोल्टेज बढ़ाओ, भेजने के टाइम पे वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट, और जब करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा। तो बढ़िया है ना? पावर लॉस ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए। इसलिए आप जब ट्रांसमिशन करते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, तो आप वोल्टेज जो है वो बढ़ा देते हो, स्टेप अप कर देते हो। क्यों? ताकि करंट रिड्यूस हो सके। हाँ भाई सही कह रहा है, रिडक्शन इन करंट एंड वोल्टेज बोथ नहीं, वोल्टेज तो बढ़ रही है तभी तो करंट कम हो रहा है, और जिसकी वजह से पावर भी कट डाउन हो जाती है। यानी ए और सी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। चल सकते हैं क्या आगे? अगला क्वेश्चन बच्चों, पेज क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 10। फिर मैं दोबारा अपने यूट्यूब लेक्चर की तारीफ करूंगा कि EM वेव्स का जो एक लेक्चर है जो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया हुआ है बच्चों, है ना? एक्चुअली है बेटा, अच्छा है वो। उसमें मैंने एक लॉजिक पढ़ाया है कि पॉइंटिंग वेक्टर S वेक्टर, याद है क्या, इज इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस, चलो बक दो फटाफट, व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। S बोल बेटा क्या है? चंपत क्या नाम है आपका, बताओ। हाँ जी बेटा, वीडियो नहीं देखी? साल खत्म हो गया तो 6 महीने पहले दे दी थी। अरे S वेक्टर इज अ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर बोले तो वो वेक्टर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाए। भाई जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे होती है बच्चों, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया, और सिमिलरली यहां बना दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड का, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
electric field and magnetic field both are perpendicular to each other, also they are perpendicular to direction of propagation. मैंने कुछ ऐसा सिखाया था कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो प्रोपगेशन कहां होगा? जेड एक्सिस में होगा. लेकिन जेड में माइनस जेड तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है एस वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी. ई क्रॉस बी समझ में आता है क्या? अब एस ई जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ई जो है वो यहां है, नीचे की तरफ है ऐसे, और बी जो है उस तरफ दिखा रखा है. अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट सबको करना आता है, क्रॉस घुमाते हैं तो क्या हुआ? ई से बी गया. बोलो ई से बी गया. जब ई से बी गया तो बाहर की तरफ आया ना. डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, बट इन दिस केस इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेपर. यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा? परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ अ प्लेन ऑफ द पेपर. बात समझ में आ रही है क्या? मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते बेटा. मान लीजिए क्वेश्चन बदल देता मैं ऐसे, यहां ई हो जाता बेटा और यहां बी हो जाता. बोलो तो आंसर क्या होता? इस बार क्या होता? ई क्रॉस बी बच्चों ऐसे होता. बोलो हां. यानी इस तरफ होता तो इन द पेपर हो जाता. यानी फिर ऑप्शन कौन सा बनता है बेटा? लेकिन फिलहाल अभी आंसर कौन सा बन रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सैंपल पेपर करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये क्या, कि जब हम सैंपल पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये क्वेश्चन ये तो वहां से आया है एएमएफ से, वो लेक्चर का मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया था, या ये वाला पार्ट मेरा कमजोर था, इसलिए सैंपल पेपर करते वक्त हमें ये इवैल्यूएट करना होता है कि इस पे काम करना है. अभी कोई ये जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया फॉर एग्जांपल, अब मैंने ईएमएफ का लेक्चर का नाम भी ले लिया. कुछ बच्चे थे जिन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने पढ़ाते हुए बोला था कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सर ये तो काम आ रहा है यहां पे, यानी कि उसको एक बार फटाफट जाकर रिवाइज कर लो. इसलिए सैंपल पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है. आप पीछे देखो ना, जैसे मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया आपको अभी, ये वाला, या फिर मैंने वो जो ये वाला टॉपिक पढ़ाया, क्या ये टॉपिक मैंने जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि सिलेबस में नहीं है? हाँ समझ आता, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी कहां पे आया हुआ है? सैंपल पेपर में आया हुआ है. यानी कि इट शुड बी कंसिडरेट, वो कंसिडर करना चाहिए. इसीलिए सैंपल पेपर पढ़ो. सिर्फ बुकलेट्स, पैकेजेस, इंस्टीट्यूट्स के नोट्स, स्कूल वालों के नोट्स सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट कतई भी नहीं आएगा. सैंपल पेपर पढ़ो, एमईक्यूज लगाओ, जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, शॉर्ट दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन करो. चलो जी, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 10 क्वेश्चन हो गए, है ना? 10 क्वेश्चन हो गए. खैर 11वें का 11वां देखेंगे. 11वां सवाल क्या लिखा हुआ है? 11वां सवाल जो है वो आई और टी का ग्राफ है. हाँ सर, आपने एक रूल सिखाया था. रूल क्या था? कि 99.99% केस में जब भी ग्राफ जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो या तो वहां पे स्लोप निकल रही होगी या फिर वहां पे एरिया निकल रहा होगा. अब सुनो भाई, अगर मैं बात करूं आई और टी का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? आई और टी, यानी कि करंट और टाइम का ग्राफ है. मुझे मालूम है सर अगर मैंने इसकी स्लोप निकाली तो स्लोप हो जाएगी करंट अपॉन में टाइम, ये तो कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है. तो फिर हमने कहा था एरिया निकाल लो. एरिया होता है आई इंटू टी, बिकॉज एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय, सर वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्सिस, यानी कि तो चार्ज के बराबर आ गया. बोलो क्या नहीं? किस बराबर? चार्ज के बराबर आ गया, बिकॉज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू चार्ज. सवाल पढ़ते हैं. सवाल लिखा है इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट. ये कौन सा टॉपिक है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा. रेजिस्टेंस हमें दे रखी है. लिखा था वेरिएशन ऑफ अ करंट व्हिच इज शोन हियर इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, हमें डी फाई निकालना है. हमें क्या निकालना है? डी फाई निकालना है. बोलो समझे क्या? अब ध्यान लगाएंगे. E का फॉर्मूला डी फाई अपॉन में dt होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला. ये कौन सा लॉ है बच्चों? फेराडेज लॉ है कि नहीं है? फेराडेज लॉ. E का फॉर्मूला होता है डी फाई dt. सर माइनस साइन भी तो होता था. वो माइनस साइन तो डायरेक्शन बताते थे ना, माइनस साइन तो. अच्छा, E का फॉर्मूला I इंटू आर भी तो होता है बेटा. अच्छा, I का फॉर्मूला सर डी क्यू अपॉन में dt भी तो होता है. सर बोलो हाँ या ना? सर dt से dt काट दूंगा सर. काट दो सर, कोई नहीं. तो डी फाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी फाई का फॉर्मूला बनेगा डी क्यू मल्टीप्लाई बाय डी क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. सही है क्या? नाउ व्हाट इज दिस डी क्यू स्टैंड फॉर? द चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज. हाँ सर दिख रहा है कि मैं अगर एरिया निकाल दूं तो वो निकल जाएगा डी क्यू. बोलो ना कितना आ गया? हाफ. बेस कितना है? बेस है बेटा 0.5 इंटू हाइट. हाइट कितनी बेटा? हाइट है सर यहाँ पे 10
मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस दे रखी है क्या सर, हमें रेजिस्टेंस दे रखी है नहीं सर, 100, यहां पे आ गया 100, इसे कितना आ गया 5, 0.25 इंटू दिस विल बी 2.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 250 वेबर। बोलो सही है, कौन सा ऑप्शन लगा, डी ऑप्शन हमारा लग गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 2.5। तो चलो भैया एक सीटीएम याद करेंगे मेरे साथ सारे, सीटीएम बोले तो फॉर्मूला याद करने का क्या, कि चार्ज फ्लो का फॉर्मूला d5 अपॉन में r होता है, क्योंकि ये कराया है मैंने, कब कराया था, याद नहीं आ रहा, करे इतना पढ़ लिया सर अब तो सब लगता पता नहीं कब पढ़ा तो था, तो कुछ ऐसा याद नहीं है, चलो कोई नहीं, करवाया हुआ है। तो ये सीटीएम याद करेंगे कि चार्ज फ्लो कितना होगा जब फ्लक्स चेंज होगा कितना, भाई अगर इतना फ्लक्स चेंज होगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस उतना ही चार्ज हो जाएगा। चल सकते हैं क्या, देखो किसी भी सैंपल पेपर में मैंने जो मोस्टली नोटिस किया है, मैंने 11वीं को भी सैंपल पेपर कराए हैं अभी, तो हमें एमसीक्यूज, हमें असर्शन रीजन, इन्हीं पे ज्यादा टाइम लग रहा है। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको, और तुम देखो ये सारे कितने इजी हैं भाई, अभी तक कोई ये थोड़ा सा लगा नया फॉर्मूला, भाई अगर सीटीएम याद भी नहीं करना, लॉजिक तो तेरे को याद हो गया, ये समझ में आया कैसे आया था, ये आई इंटू आर से आया था, बोलना भाई, ई का फॉर्मूला d5 बाई डी टी बराबर आई इंटू आर, आई की जगह डी बाई डी डाल दिया। तो कोई भी क्वेश्चन मुझे लगा नहीं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, अभी सब सिलेबस के अंदर से आ रहे हैं। यानी फिर बता रहा हूं, ये जो स्कूल वाले, ये जो सैंपल पेपर्स की बुक्स आती हैं बाहर मार्केट्स में, ये कुछ भी क्वेश्चन पेपर बना देते हैं भाई साहब। ये कोई भी एमसीक्यू उठा लिया, नीट का इजी, जेई का इजी क्लब करके बना दिया, उन्हें लग रहा है आसान है, लेकिन वो तो नीट का है, वो तो जेई का है। इसलिए सीबीएसई जो पेपर बनाएगा, उसके लास्ट का पेपर उठाकर देख लो, सीबीएसई पेपर बनाएगा वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का बनाएगा, टफ लेवल का कुछ है ही नहीं, सीबीएसई टफ ही नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट इज फाउंड टू बी -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाई, इट इज बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या ये आपकी बुकलेट का लाइन में लिखा हुआ है, सिंपल है। तो जी आंसर है इसका, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कहीं पे भी एक एनर्जी नेगेटिव आती है ना, वो बंध जाती है, जैसे सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट जब अर्थ के अबाउट घूमती है तो उसकी एनर्जी भी नेगेटिव आती है, क्यों, बिकॉज सैटेलाइट इज बाउंड टुवर्ड्स द अर्थ। तो व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव एनर्जीज यू विल बी बाउंड, है ना, नेगेटिव की वजह से बाउंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 13। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सबको पता है असर्शन रीजन का ट्रैक क्या करना कैसे होता है क्वेश्चन, असर्शन देखो, रीजन देखो और अलग अलग पढ़ो, और देखो कि जो रीजन है क्या वो क्यों का जवाब दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये, उसका जवाब मिल गया तो असर्शन रीजन ठीक, रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, अदरवाइज बी, और फिर अगर असर्शन ठीक है रीजन फॉल्स है तो सी, और दोनों फॉल्स हैं तो डी। तो पहला सवाल बहुत ही इजी बच्चों आ रहा है, इसमें लिखा है फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डुअल का क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमारे किससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा। आगे कहता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ट्रू। भैया फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कितना करंट होगा, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उतने ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे, जितने ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने इंटेंसिटी का और करंट का, यहां पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाया था, फोटो करंट बनाया था, और यहां पे इंटेंसिटी बनाया था, और हमने ग्राफ बनाया था बच्चों स्ट्रेट लाइन। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, अगर ज्यादा फोटॉन्स आएंगे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, तो ज्यादा फोटॉन्स आने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट भी बढ़ेगा, यानी कि ये ट्रू है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर दी नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, क्वांटा का
मतलब होता है एनर्जी पैकेट्स, फोटॉन्स की बात कर रहा है। क्वांटा मतलब यहां पे क्या है, फोटॉन्स हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्बिंग एनर्जी क्वांटा, यानी जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनको एब्सॉर्ब करेंगे, एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ मेटल। ये तो पूरी पूरी वही स्टेटमेंट दे रहा जो हमने समझाई। यानी असर्शन ठीक है, रीजन भी, और वो उसी को एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी क्या बनेगा आंसर, ए बना दिया आंसर, ऑप्शन इज ए। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, पुटिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली फिजिकली कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन नॉट फॉर्म अ पीएन जंक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल था, और उसका रीजन याद है किसी को कि भाई कितना ही चिपका लो वो गैप तो रह ही जाता है, इंटरएटॉमिक स्पेस कितनी तो रह जाती है कि वो कॉन्टिन्यूस लेवल नहीं बन पाता। रीजन क्या लिखा हुआ है, द रफनेस एट अ कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन द सेम स्टेटमेंट इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट। सर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, और एक्सप्लेन कर ही रहा है, यानी ऑप्शन क्या लगेगा इस बार, फिर से पढ़ रखा है यार, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान लगाएंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 15, पढ़ेंगे क्वेश्चन ध्यान से। ट्राई किया आपने, पढ़ें, अपने आप पढ़ें, सारे बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे लाइव हैं, कोई है लाइव? हाँ आप लोग ये प्लीज अपना सैंपल पेपर जो है अभी कलेक्ट करना इंस्टीट्यूट से, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं स्क्रीन पर इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं सारे आप लोगों के लिए। चलो, एक बार क्लास में बताया था जब मैं करंट पढ़ा रहा था, और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बात बोली थी कि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, दोनों में से कौन सा पोटेंशियल हायर पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है। वेरी गुड, तो लिख लो साइड में जिन्हें नहीं पता कि पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल इज हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल क्या कंसिडर किया जाता है बेटा, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। सही है क्या, समझते हैं। लिखा है इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता था के Q1 Q2 अपॉन में R। इलेक्ट्रॉन हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी when it is located when it is at a location associated with a negative value of potential. Now नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल किसने क्रिएट की होगी, पॉजिटिव चार्ज ने, नेगेटिव चार्ज ने। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल, क्योंकि ये साइन कंसिडर करते थे, सही है ना, साइन कंसिडर करते थे। बेटा तेरा नाम क्या है, लड़के का, हाँ कुणाल, ये रिपीट करना, मैंने क्या बोला, है ठीक है, और ठीक है, आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो फिर ध्यान से सुनो, ठीक है, खो मत। तो मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हायर पोटेंशियल एनर्जी का है, जब वो कहां है, नेगेटिव पोटेंशियल में। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब हो गया बच्चों कि वो नेगेटिव चार्ज के फील्ड के अंदर कहीं यहां रखा हुआ है, सही है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर यहां रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो गए, तो यहां दोनों ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, पक्की बात है। ये कह रहा है पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव है, हाँ ठीक है सर, ये तो एक पार्ट तो ठीक है। दूसरा, एंड हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट अ लोकेशन ऑफ एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव पोटेंशियल। हाँ जी, दूसरे केस में पॉजिटिव पोटेंशियल किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल के सामने इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यू कितना आने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है बेटा, लोअर पोटेंशियल, सो हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन लोकेशन। सही है, असर्शन ट्रू है, बोलो हाँ या ना, सही है क्या, ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रिपीट करने का मांगता है क्या कोई रिपीट करने का मांगता है क्या, नहीं, सबको समझ में आ गया। दूसरा क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ अ
Yes, we know charge moves from higher potential to lower potential, but all the laws are applicable for a positive charge. All charges move from higher potential to, but electron moves from a, तो गलत है क्या? All charges moves from higher potential to, कोई भी चार्ज होगा मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोअर से, इसलिए क्या है बेटा? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आप लोगों को याद होगा कि ऑप्टिकल फाइबर में अंदर होता था कोर और ऊपर होती थी क्लेडिंग, याद है क्या? क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से ज्यादा था या कम था? कम था। ये म्यू लेस था, ये म्यू मोर था। ऐसा क्यों करते थे सर? इसलिए करते थे जब लाइट जाए तो वो डेंसर से, तभी तो जाके टीआर होने वाला है। तो भैया ऑप्टिकल फाइबर में जो भी प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी होता है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीआर, and the refractive index of cladding is kept lower than the refractive index of the core such that the TAR condition will never be violated. कंडीशन दो होती थी TAR की, पहली डेंसर से रेयर जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन। अब याद करो मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि ये कब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट करेगा? जब यहां से जब ये एंटर करता था तो उसका एंगल एक्सेप्टेंस एंगल होना चाहिए था। याद है क्या? पढ़ाया है क्या? चलिए जी, तो यहां पे असर्शन लिखा है बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस इन द कोर क्लेडिंग इंटरफेस। बिल्कुल सर, ट्रू लिखा है सर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ क्लेडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर। नहीं नहीं, गलत हो गया, बोलो, ये फॉल्स हो गया। ऑप्शन कौन सा लगाने वाले हो? सी, ऑप्शन सी। एक ही क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारे पॉइंट्स को याद कर रहे हो, इसी को रिवीजन बोलते हैं। मैं एक्सेप्टेंस एंगल की भी बात कर रहा हूं, मैं क्रिटिकल एंगल की कंडीशंस की भी बात कर रहा हूं, इसी को रिवीजन बोलते हैं। चलिए जी, सेक्शन बी शुरू हो रहा है यहां से ना। सेक्शन बी शुरू हो रहा है। 2 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, शुरू करें। सवाल क्या लिखा? सवाल लिखा है, नेम द डिवाइस विच इज यूटिलाइज्ड इन अ यूनिलेटरल एक्शन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC। भैया सबको पता चल गया ये रेक्टिफायर है, हाँ या ना? बट सर ये यूनिलेटरल क्या है? आंसर क्या है पहले बताओ इसका। विच इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC, क्या है ना? यूनिलेटरल का मतलब होता है, यूनि का मतलब तुम्हें पता होगा एक होता है, और लिटर होता है एक जैसा, मतलब उस प्रकार का, हमेशा एक जैसे रहने वाला। एक जैसा क्यों? क्योंकि जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो डायोड कंडक्ट करेगा, और जब भी रिवर्स बाइसिंग होगी डायोड कंडक्ट यूनिलेटरल। बायलेटरल होता है, दोनों तरीके से कर सकता है। अभी क्वेश्चन आगे आएगा पैराग्राफ में, उसमें एक शब्द आएगा, वो तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या है बेटा? रेक्टिफायर। दूसरा कहता है ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। सबको आता है डायग्राम, तो मैं ऐसा डायग्राम बनाएंगे सारे बेटा, बनाओ। कोई बताएगा ये क्या है? कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन, हाँ जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना दिया सबसे पहले। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहां पे एक सेंटर टैप होता है, इसलिए इसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी लिखा जाता है किताबों में। एवन एनसीईआरटी में सेंटर टैप ही लिखा हुआ है, इसे लिख देना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये क्या? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। दोनों में से कोई भी नाम लिख देना। डायोड D1, डायोड D2,
देखा मैंने क्या करा, करंट ऐसे जा रहा है एक डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन करंट जा रहा है। सर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, ये सब एग्जाम में लिख के आनी चाहिए, बिल्कुल लिख के आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, इसी डायग्राम अच्छा बनता है। डायग्राम सर पेन से बना सकते हैं, पेन से? अच्छा हाथ खड़े करके बताओ, प्रैक्टिस करते वक्त पेंसिल से डायग्राम कौन बनाता है? बहुत बढ़िया, बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब पेपर कर रहे होते हैं कभी पेन से बनाना है, कभी पेंसिल से बनाना है, कभी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, कभी गंदा हो रहा है, कभी पेंसिल गलत होगी तो मिटा रहे हैं, फिर शीट फाड़ दी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनका मॉक देना होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट बोलते हैं कि मॉक टेस्ट दो, घर पे बैठ के दो, चाहे अच्छे से दो। जैसे रे डायग्राम बनते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, अब एक ही बारे में रे मिलती नहीं है, अब अगर आज नहीं मिल रही है तो उस दिन कैसे मिल जाएगी? इसलिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, पेंसिल बनाना सीखो, थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी करनी पड़ी, थोड़ी रे डायग्राम ना दिखने लायक कर दो, क्या प्रॉब्लम है? दो पैरेलल रेस मीट मत करवा देना बस कभी भी, कि दो पैरेलल रेस आ रही मीट करा दी, कैसे मीट करके, वो नहीं करानी, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बेटा? 18। हाँ जी सवाल पढ़े, क्या लिखा है? सवाल लिखा है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटॉन and the de Broglie wavelength of electron of mass m have same value। ड्यूबल का क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास ये एक प्लेट है, यहां पे क्या इंसिडेंट हुआ? फोटॉन, फोटॉन की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा, उसकी एनर्जी कितनी हो गई? hc बाय लैम्डा। बोलो तो सही यार, ये होगी क्या? जैसे यहां इलेक्ट्रॉन निकला, ये चलने लगा अपनी कुछ वेलोसिटी से, जितनी भी वेलोसिटी चला इसका वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा, h अपॉन में कितना? mv। बोलो सही है क्या? यही होगा क्या? अब ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम दे रखा है क्वेश्चन में, सही है। चलो पहले यहां से v निकाले, तो v कितना आ गया? h अपॉन में m लैम्डा, सही है क्या? ये किसके लिए? ये है फॉर इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए है? फॉर फोटॉन। बोलो अच्छा किस किस चीज को कंपेयर करना, जरा चेक करो। शो दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज दिस मच अमाउंट टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी तो हमारे पास है बेटे, क्या निकाल लूं? काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। बोलो कैसे निकालेगी? सर क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला पता है? हाफ mv स्क्वायर होता है, बोलो हाफ mv स्क्वायर। मास की वैल्यू तो कांस्टेंट m है, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है सर ये रही, कितनी है? h स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, m से m कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। किसका फॉर्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी का। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया और ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बोलो दोनों को क्या कर दूं? डिवाइड कर दो ना, रेशियो निकालनी है। सो ऑन डिवाइडिंग आइज बोलो E डिवाइडेड बाय K इक्वल टू SC बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय, उल्टा हो जाएगा, 2m लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। h से h गया, लैम्डा से लैम्डा गया, कितना आ गया? 2mc लैम्डा बाय h, यानी E कितना आ गया? E आ गया 2mc लैम्डा बाय h मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। चेक करो, ये प्रूफ पढ़ना था क्या? चलिए जी, कोई डाउट बेटा? अगला क्वेश्चन करें। अच्छा हमने ना सीबीएसई में भी ऐसा सेम किया था, ये सेम नहीं था एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं था, बट इस जैसा ही था, है ना? ठीक है ना? हमने लैम्डा डैश को लैम्डा के टर्म्स में निकाला था, रिमेंबर दैट एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुकलेट, आखिरी में बिल्कुल ट्यूबवेल के आखिरी में बिल्कुल। ओके नाइस, चलिए ये क्वेश्चन क्या तुम्हारी बुकलेट का है? चलो करते हैं सॉल्व। है लिखा है a ray of monochromatic light passes through equilateral glass prism, equilateral, a की वैल्यू 60, सही है क्या? in such a way that angle of incidence equals to angle of emergence and each equals to 3/4 times angle of prism। गाइस ये मिनिमम डेविएशन नहीं होगी, है ना? चलो ठीक है, आगे लिखा है डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सबसे पहले बताओ, हमें एक रूल पता है, I प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ए, याद है क्या? ये याद कर लो जी फॉर्मूला। I क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। E क्या है बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ए क्या है? एंगल ऑफ। लेकिन अगर मैं E की जगह वापस I लिख दूं तो 2i हो जाएगा। E की जगह वापस I लिख दिया, आई 2i हो जाएगा। लेकिन डेल की जगह क्या आ जाएगा? डेल एम हो जाएगा। बोल समझ में आया क्या? जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर रखते हैं, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर रखते हैं, उस केस में डेल मिनिमम हो जाता है। तो यहां जैसे ही मैंने क्या किया पता है, मैंने जैसे ही मैंने ई की जगह आई लिखा, डेल की जगह में क्या रखना पड़ा? डेल एम। समझ में आया क्या? तो 2i इज इक्वल टू डेल एम माइनस ए। अपने को डेल एम ही तो निकालना, तो डेल एम कितना आ गया? 2i माइनस ए। अब i जो है बेटा वो 3/4 ऑफ a है, तो 3/4 ऑफ a है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ऑफ a। यह हो गया 3/2a, 3/2a माइनस a, यानी कि 1.5 में से काटा तो आधा ही तो बचा। बोलो यार, नहीं समझ में आया? अबे ये 1.5a है ना, तो 1.5a माइनस a 0.5a, 0.5 कितना हो गया गाइस? क्या हो गया है? ठीक है, 60 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? तो पहला आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री। सही है क्या? अब एक बात बताएं, बी पार्ट क्या है, क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय डिवाइड बाय साइन ऑफ, समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले का नाम क्या है बेटा? इस फॉर्मूले का नाम है स्टोक्स लॉ, मारूंगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स तो साइन आई अपॉन में साइन आई इक्वल टू म्यू होता है, बट इसका नाम था प्रिज्म फॉर्मूला। याद है? प्रिज्म फॉर्मूला। चलो, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। साइन ए की वैल्यू सॉरी 60 प्लस कितना, ये कितना है 30 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन 60 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30। 45 होता है 1/√2, 30 होता है 2/1 हो गया। कितना आ गया? √2 आंसर आ गया। यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1.414। ये मेरा आंसर आ गया बेटा। जी बेटा, यहां पे प्लस होना चाहिए। हाँ, यहां पे प्लस ही लिखा है बेटा, ये प्लस ही लिखा है, माइनस तो नीचे आया हुआ है। दिस इज व्हाट क्लासिक केस ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक मैटर। तो समझ में आ गया था ना? अच्छा, कम वक्त पूछ रही है ये माइनस कैसे आ गया, इसे पता मैंने गलत लिखा है। तो थोड़ा जलील कर दो टीचर को कि माइनस कैसे आ गया आपका गलती से। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, ये क्वेश्चन कहां पढ़ा है सर आपने? ये पढ़ा है सर आपने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर पढ़ा रखा है क्या? चलो जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है एक हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट होता है यूजुअली जैसे टोस्टर मशीन्स में, ग्रिलर्स में, तो उसमें से करंट पास कराते हैं तो वो थोड़ा गर्म होना, लाल कह रहा है लाल होना शुरू हो जाता है, अरे गर्म होना शुरू हो जाता है, तो हाँ वो रेड हॉट हो जाता है। तो वो हॉटनेस जो है वो रेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बनाया गया है। अब तुमने बताया तो नाइक्रोम बताओ क्या होता है? नाइक्रोम इज अ टाइप ऑफ अलॉय। वेरी गुड। निकल और क्रोमियम का जो है मिक्सचर है उसको हम नाइक्रोम बोलते हैं। कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एंड विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड टू 2.8 एम्पियर। ओके, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले ज्यादा था करंट अभी कम हो गया? क्योंकि जब करंट पास करेगा नाइक्रोम वायर में से तो धीरे 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 रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू, तो पहला जो केस बना V1 वो बना 230। V2 में भी करंट तो पोटेंशियल तो सेम ही रहा बेटा, है ना? लेकिन जो पहले केस में करंट था वो था हमारा 3.2 एम्पियर, और दूसरे केस में जो करंट है वो कितना हो गया? 2.8। अब इसके अनुसार जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ये क्या बनेगी मेरी?
इनिशियल रेजिस्टेंस। अब बोलो तो सही यार, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या बनेगी? 230 डिवाइडेड बाय 3.2, बोलो सही है क्या? और अगर मैं इसको करूंगा तो फाइनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो? फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगी सर R2, ये हो जाएगी V2 अपॉन में I2, यानी कि 230 डिवाइडेड बाय 2.8। इसको सॉल्व करते हैं तो 71.87 ओम आता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 82.14 ओम आता है। दो वैल्यूज है, मैथ्स तो करनी पड़ेगी बेटा आप लोगों को भी। खैर सवाल यहां तक समझ में आ गया, आगे क्या पढ़ते हैं। लिखा है एट व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज दिस। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो अल्फा होता था, ये 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है। एक नाइक्रोम की वायर दे रखी है, हीटिंग एलिमेंट है, करंट पास कराएंगे तो क्या होगा? करंट पास कराएंगे तो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ेगी बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया होगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, याद करो। अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? तो T2 माइनस T1 का फॉर्मूला क्या बन गया? T2 माइनस T1 का फॉर्मूला बन गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू अल्फा। चेक करो, R1 है, हाँ है, R2 है, हाँ है, अल्फा है, हाँ वो भी है, तो T2 माइनस T1 निकल जाएगा। तो जो T2 माइनस T1 आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो वो समवेयर इक्वल टू 840 डिग्री सेल्सियस कुछ आएगा। कितना आएगा? जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वैसे वो मैंने किया हुआ है 840.5। तो सर ठीक है, मैंने 840 लिख दिया, एक ही बात है, 840 कुछ आ गया हमारा आंसर। अब इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना है? रूम टेम्परेचर है भाई। इनिशियली तो जो हीटिंग एलिमेंट था वो रूम में ही था और रूम टेम्परेचर भी था, तो T2 कितना आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा 840 प्लस 27, दिस बिकम्स व्हाट? 867 डिग्री सेल्सियस। सही है बेटा। ये क्वेश्चन कहां किया हुआ है? एनसीईआरटी। एक वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई ना एनसीईआरटी बैकसाइज की, वहां से रिवाइज भी कर लेना एनसीईआरटी बैकसाइज। आगे चलते हैं, कितना क्वेश्चन हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया बेटा। ये वही क्वेश्चन है बेटा। अगर आप देखो, इस बच्चे ने कहा कि सर हम वो ना लगा लें, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, ये बोल रहे हो ना आप। बट यहां पे टेम्परेचर इनिशियली जो है वो 0 नहीं है, टेम्परेचर पहले कितना है? 27 है। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर से शुरू होती बात तो ये T माइनस 0 T ही रह जाता, इसलिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक्चुअल में अगर आप फॉर्मूला देखो तो ये फॉर्मूला यही है, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये T2 माइनस T1 ही है, ये R2 है और ये R1 ही है। तो फॉर्मूला सेम ही है, बट इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, बिकॉज वो तब इस्तेमाल करना है जब वो इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे हो। शुरू करें बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो पार्ट हैं इसके, दो पार्ट हैं इसके। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज 4f। लीस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, सही है, इधर बना लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी बाद में। मान लीजिए हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहां ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऐसे गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी और यहां पे फाइनल इमेज यहां पे हमने ड्रॉ कर दी, सही है। अब इन दोनों के बीच के लीस्ट डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? डी बोल दिया। कितना डिस्टेंस बोल दिया? डी बोल दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मान लूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। बोलो तो सही यार, कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। अगर मैं यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला है साहब 1 अपॉन में f इक्वल्स टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। u की वैल्यू माइनस एक्स है मेरी, पुट कर देता हूं। 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में v की वैल्यू 1 डिवाइड बाय d माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x हो गया। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू कितना हो गया? d माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय x, x प्लस d माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया।
x से x कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी कि dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डी। समझ में आ रहा है क्या? मैथ्स ही तो है यार, बोलो। सबको उधर ले जाता हूं तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ एफ डी इज इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस 4 एफ डी किसके बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा तो डी स्क्वायर माइनस या फिर डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एफ डी, डी सी डी काट दिया, तो डी की ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ गई, यानी डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4f होगी, और 4f से ज्यादा तो कुछ भी हो सकती है। सॉरी यहां मैंने गलती कर दी थी, इसे ठीक कर दिया मैंने, बिकॉज 4ac होगा, यहां पे d आएगा और d आएगा तो यहां पे भी d आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कितना आ गया था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइड बाय 2। रियल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4fd होना चाहिए, यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 4f। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 4f। 4f से ज्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं बोलूंगा ना इसकी वैल्यू 5f हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4f होगी। पहला पार्ट क्लियर है? नोट करना चाहोगे? फटाफट नोट करेंगे। अच्छा ये ना आप लोगों को माइंड मैप्स मिलेंगे ये वाले, ये क्या है, जैसे पहला है ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, फिर इधर आओगे तो ये पोटेंशियल कैपेसिटेंस का है, फिर करंट का है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म मैटर, एंड देन EMI AC, एंड आफ्टर दैट दिस इज EM वेव्स। तो ये 8 चैप्टर्स के हैं। बाद वाले चैप्टर्स के क्यों नहीं बना रहे, वो यूज के नहीं है, ठीक है ना। अगर कहोगे तो बना देंगे, बट फिलहाल आपको ये मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, ये कब मिलेंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी जमा कराना है। हंसे क्यों, गारंटी मतलब एडमिट कार्ड देने की, हाँ देखो कैसे सही पकड़ा। तो अपने को एडमिट कार्ड तो चाहिए रहता ना बेटा, बाद में रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए चाहिए होता है। सॉरी गाइस, लेकिन जॉब ऊपर जवाब देना पड़ता है यार। ऊपर किसको, वो कह रहा नेहा मैम को। नहीं यार, बाद में प्रॉब्लम होती है ना। एक्चुअली मैम या कोई भी स्टाफ ने मुझे बोलता सर आप ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ढील देते हो। मैं कहा ढील देते हो, इन्हें कस दो तो ये टूट जाए, है ना। मुश्किल होता है यार, आप लोगों के साथ लड़ बिगड़ के तो कुछ काम बनता नहीं है। घर वाले करके देख रहे हैं, वो तो हो ही नहीं रहा ना। जैसे घर वाले होते ना कि हाँ ऐसे कैसे कर देगा तू। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं यार, मतलब ऐसे हैं। वो मेरा वो 1 फीट वाला वो लड़ रहा है मुझसे कल, मैं आपकी क्लास में नहीं जाऊंगा। मैं कहा मत जा, मतलब मेरा ऑफिस है ऊपर, जैसे मेरे घर में क्लासरूम बनाया हुआ है, लाइक स्टूडियो। मैं कहा तू मेरे साथ चल, नीचे अकेला बैठा हुआ है, मैं आपके जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। मैं कहा तेरे पास कहाँ से शब्द आ रहे हैं साले, ये इतना सा है वो, मतलब तुम देख रहे हो यहाँ आता है वो पैर के नीचे भी, जबान लड़ा रहा है, उसे पता नहीं इसका बाप कौन है। गाइस शुरू करें अगला, इसका दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसकी वैसे PDF मिलेगी क्लास के बाद, बट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ इतनी जगह बहुत है मेरे लिए। चलिए किसी बच्चे का शायद माइक खुला रह गया है और उसकी सारी आवाज़ हम सुन रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है ये, तो अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज जी। हाँ जी बेटा, इसका B पार्ट ध्यान लगाएंगे सारे बच्चे। लिखा है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन कौन सी एडजस्टमेंट बच्चों, गाइस बताएगा कोई। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी वाली एडजस्टमेंट। इस केस में मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप वाज f0 अपॉन में fe, नेगेटिव साइन, माइनस f0 अपॉन में fe, and length of telescope was f0 plus fe. You need to learn all the results. रट्टे लगाने सारे फॉर्मूलेस, ठीक है ना।
तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये हमारे पास एक लेंस ऐसे रखा, एक लेंस ऐसे रखा। आपको याद होगा कि इसका अपर्चर ज्यादा होता था, इसका अपर्चर कम होता था। ये कौन सा लेंस है बच्चा? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये कौन सा है? आईपीस लेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा एफ नॉट प्लस एफ ई, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई। ये गुस्से में चली गई क्या? कुछ बोला मैंने? शी फाइन? कहां से होके चक्कर आ रहे हैं? ऐसा मैंने क्या बोला? मम्मी तो बोलती है ऐसी बातें, बट मैं तो नहीं बोलता। चलो गाइस वापस। अन्ना मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में एम का फॉर्मूला ये होता है और लेंथ का फॉर्मूला ये होता है। एल बोलते थे ना इसको, एल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सवाल हमें बोला गया है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। इस पे हमने एक लाइन बना दी है, लेंस के ऊपर ही हमने लाइन बना दी, सही है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? यहां इसकी हाइट कितनी है? यहां पे कैपिटल एल है। हमें बोला गया है द आईपीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। अब याद करो, अगर हम टेलीस्कोप पढ़ा करते थे तो यहां पे एक इमेज बनाया करते थे डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, और इन्फिनिटी में पैरेलल चली जाती थी। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो रियल है ये भाई वो काम कर रहा है, वो ठीक है। हम किसको नहीं देख रहे? हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख रहे, हम चांद सितारे थोड़ी देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? हम इसे देख रहे हैं। कौन देख रहा है? ये देख रहा है। और ये यहां पे इसकी क्या बना रहा है? एक रियल इमेज। क्या बना रहा है इसकी? ये रियल इमेज, जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ है स्मॉल एल। तो ये कैपिटल एल है और ये इसकी स्मॉल एल, इसकी इमेज यहां पे फॉर्म हो गई। बोलो सही है। आगे लिखा है कि व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप वी ऑल नो इज एफ नॉट अपॉन में एफ ई। तो यही आंसर हो गया क्या? नहीं, यू नीड टू रिपोर्ट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन एंड। अब ये बात समझ में क्या? बच्चा कितना चालाक समझता है अपने आप को, कहता मैग्निफिकेशन, वाओ एफ नॉट अपॉन में एफ ई हो गया। एक्चुअली नहीं समझे तुम लोग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हो गया। किसकी टर्म्स में लिखना है? कैपिटल एल ऑल। सो आई एम गिविंग यू ओनली 30-40 seconds, just think over it how to solve this. चलो हिंट देता हूं, आईपीस के लेंस के लिए कैलकुलेशंस होंगी, बिकॉज आईपीस लेंस का हमें इमेज भी पता है, आईपीस लेंस का हमें ऑब्जेक्ट भी पता है, और आईपीस लेंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है। कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस लेंस के लिए? एफ नॉट प्लस एफ ई यानी कि एल। समझ रहे हो क्या? टेक 30-40 seconds. आप लोगों ने कुछ सोचा वैसे क्या करना चाहिए? ओके तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर आईपीस। चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे मेरे साथ। आईपीस लेंस के लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूं तो एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ अपॉन में यू प्लस एफ, एफ प्लस यू ऐसे पढ़ते थे ना, तो सीधा ये लगा लेते हैं। आईपीस लेंस के लिए नॉट फॉर टेलीस्कोप, इसे एमटी लिख दूं या कैपिटल एम लिख दूं, से और डिफरेंस भी याद रहेगा। हमें कैपिटल एम निकालना है। ये क्या एमई? एमई मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। हाँ जी, एफ की जगह एफ ई लिख दूं, एफ ई की जगह एफ की जगह एफ ई लिख दूं, और यू की जगह बात समझ में आ रही है क्या मेरी? माइनस ऑफ नॉट प्लस एफ ई लिख दूं, चलेगा तेरे को? तो एफ ई अपॉन में एफ ई माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई, तो एफ ई डिवाइड बाय कितना आ गया? एफ ई माइनस एफ नॉट प्लस माइनस एफ ई। सही है क्या? एफ ई से एफ ई कट के कितना आ गया? एफ ई अपॉन में माइनस एफ ओ। सही है क्या? अभी किसकी किसके बराबर होती है? एच आई अपॉन में एच ओ के। एच आई की वैल्यू कितनी है? माइनस एल डिवाइड बाय कितनी है? हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट कितना है? कैपिटल एल। माइनस माइनस काट दूं, इन दोनों को ले लेता हूं बस। सही है क्या? तो एफ ई अपॉन में एफ ओ कितना आ गया? स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया?
बिकॉज मैग्निफिकेशन है F0 अपॉन में Fe, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ, है ना। तो F0 अपॉन में Fe कितना हो गया, कैपिटल अपॉन में, मैंने आंसर क्या लिखा था, चलो जी, L अपॉन कैपिटल अपॉन में स्मॉल l, ये मेरा आंसर है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आ गया, कैपिटल अपॉन में स्मॉल l। सही है बेटा, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हम लोगों ने अभी, 20, ठीक है। अब अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का सिखाया क्या किसी को, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा रखा है, क्या था बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाइड मल्टीप्लाई बाय 931.5 MeV। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ एटम। एक एटम की होती है ना बाइंडिंग एनर्जी, हमने पढ़ रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसकी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, सिंगल एटम। भाई ये मास डिफेक्ट हो गया ना पूरा, यहां से यहां पूरा क्या हो गया, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931। लेकिन इसमें हमें बोला गया है देयर इज अ गिवन कॉइन दैट इज अ मास ऑफ 3 ग्राम। एक कॉइन है जिसका 3 ग्राम का मास है, हमें निकालनी है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी, सेम है, याद रखना टर्म्स को। दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। हाँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सारी याद है आप लोगों को, क्या क्या दे रखा है, फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ कॉपर 63 to 29 एटम, और इसका मास दे रखा हमें ये दे रखा है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन हमें ये दे रखा है और मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें ये दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप सबसे पहले ये चेक करना कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक मास दे रखा है और इनमें कितने डेसिमल तक मास दे रखा है, क्योंकि फिर ना हमें राउंडिंग ऑफ थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बताओ, यहां पे दे रखा है 1 2 3 4 5, 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 2 3 4 5 6, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। अच्छा, हमें ना राउंडिंग ऑफ के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स पता है, जैसे यहां पे 5 को ड्रॉप करना, यहां पे 5 को ड्रॉप करना, अगर पीछे इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। अगर मान लीजिए इसके पीछे इवन होता तो कोई चेंज नहीं होता, और होता तो 1 से बढ़ा देते। बड़ा सिंपल सा रूल होता है। सर जरूरी है राउंडिंग ऑफ करना? देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बिकॉज आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर तो है नहीं सीबीएसई के पेपर में, हाथ से करना है। छोटी कैलकुलेशन लेकिन बहुत बड़ी है, छोटी मतलब इजी कैलकुलेशन लेकिन बहुत बड़ी है। तो शुरू करते हैं, बोलो। सबसे पहले मास इफेक्ट अलग से निकालें, इसी में कर दूं, इसी में कर देता हूं। चलिए जी, मास ऑफ प्रोटॉन बोलो 1.00782, सही है, मल्टीप्लाई बाय इसका z बताइए, z। हाँ जी, Cu कितना 29 और यहां 63, कितने हैं ये 29, बोलो हाँ या ना। प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 मल्टीप्लाई बाय a माइनस z, 63 माइनस 29 34, मतलब 34, बोलो इंटू 34 माइनस ऑफ, माइनस किससे बेटा, ये रहा मास पूरा, कितना है बेटा 62.92960 मल्टीप्लाई बाय किससे हो गया बेटा 931.5, और हमारा आंसर किस में आने वाला है, MeV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर द क्लास मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूं। ये मेरा आंसर आ रहा है 551.4107 MeV। सर ये हमें एग्जाम में करनी पड़ेगी, कैसे करनी, तो पूरी पड़ेगी बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। इतना ऑफ एटम, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम ये आ गया, सही है। अच्छा, एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी इतनी आ गई। अब 3 ग्राम के कॉइन में कितने एटम्स होंगे वो तो केमिस्ट्री से निकाल ही दोगे। वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बताओ। नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
या टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर कितना है इसका 63, बोलो यार, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर, अब 6.022 होता है 23 लेते हो 6.022 ना, अब सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बना के दिया उसका सॉल्यूशन में 6.023 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर में सर फर्क आएगा, तो हमारा आंसर एक्सेप्टेबल होगा सर? होगा, वो कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो यहां पे निकलेंगे वो निकलेंगे बच्चों 2.867 इंटू 10 टू द पावर 22, सॉरी 10 टू द पावर 22, इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच एटम जो है वो इतना आ गई, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? मल्टीप्लाई करता हूं, सही है ना? देयरफॉर टोटल एनर्जी निकाल देते हैं, देयरफॉर टोटल एनर्जी, और यू कैन से न्यूक्लियर एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ये आ जाएगी 551.4107 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी इंटू 2.867 इंटू 10 टू द पावर 22 MeV, and after solving this comes out to be 1.58 into 10 to the power 28 MeV। कैलकुलेशन आपको लग सकता थोड़ी सी बड़ी है, बट ठीक है सर, ये कैलकुलेशन है, ये सैंपल पेपर में आई हुई है, और पेपर में सवाल इस प्रकार का सवाल इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अगला सवाल ले लें बच्चों, अगला सवाल ले लें। यू गाइस आर कंफर्टेबल नाउ? 1.5 घंटा हो गया पढ़ते हुए, 1.25 घंटा हो गया है, यू गाइस आर फाइन ना, है ना? तुम्हें जाना है? जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ नहीं ना, चलें आगे चलें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। तुम लोगों को एडमिट कार्ड आ गए हैं वैसे? क्या रोल नंबर पता चल गया होगा, है ना? हाँ, प्रैक्टिकल्स की वजह से। रोल नंबर कब मिल रहे तुम लोगों के? पता नहीं। तुम लोगों की फेयरवेल भी होगी? हो गई? नहीं, फेयरवेल से तो पहले एडमिट कार्ड दे देते हैं ना। कब देते हैं एडमिट कार्ड? फीस दे देते हैं तब मिलती है। वो फीस देंगे तो एडमिट कार्ड देंगे, तुम एडमिट कार्ड दोगे तो हम माइंड मैप देंगे, सब बिजनेस। एक एडवाइस है छोटी सी, एडमिट कार्ड जैसे ही मिले तो आस पास जिसके पास मोबाइल फोन हो फोटो खींच लेना, ठीक है? और घर जाके एक फोटोकॉपी करा लेना। नहीं नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड 100 में से 2 बच्चों का खोता है। 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जो मिसप्लेस कर देते हैं, जैसे कि मैं मेरा एडमिट कार्ड ही खो गया था। एक्चुअली खुशी होती है उस टाइम में इतनी ज्यादा कि सर रखो साइड में, फिर एडमिट कार्ड खो गया मेरा। अब एडमिट कार्ड खो गया तो हमें लगा तो सब बर्बाद हो गया, लेकिन स्कूल एक्चुअली आपको एडमिट कार्ड डिस्पर्स करने से पहले उसकी फोटोकॉपी कर लेता है, तो वो भी सेफ चल रहे होते कि पता है हरामी है साले नशेड़ी तो हैं ये कागज रखेंगे संभाल के, तो कई बार खो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? तो ऐसे केस में जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, चाहे आपके HOS हो स्कूल के, या प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल, जो भी है, वो अटेस्ट करके देते हैं। फिर आपके स्कूल से एक टीचर जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ जी इसका एडमिट कार्ड खो गया है, तो है ही ऐसा नहीं, नॉट फॉर यू, कैन बी। तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं। तो जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिले उसकी फोटो खींचो, और या फिर उसकी वो करा, फिर पापा कहेंगे लेमिनेशन करा लो अरे भाई इसकी जरूरत नहीं होती कि लेमिनेशन करा दो, इतना भी जरूरत नहीं होती कि लेमिनेशन, कहीं जिंदगी भर संभालने के रखने के लिए नहीं होता एडमिट कार्ड। तुम्हारे भाई ने तो सेम डे खो दिया था, इतना भी नहीं करना मतलब। चलो बच्चों, तो ये डायग्राम आपको बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। यहां पे 2 चार्जेस हैं, क्या प्लस क्यू एक है बेटा? वापस आएंगे सारे, प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड दैट आर एट पॉइंट ए एंड बी। तो यहां पे रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज और यहां पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 है। यहां से डिस्टेंस 12 है, नहीं नहीं, यहां से यहां डिस्टेंस 12 है,
यानी कि यहां से यहां डिस्टेंस एल है, यहां से यहां डिस्टेंस एल है, तो तुम्हें जो सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है उसका रेडियस कितना हो गया, एल हो गया। बोलो सही है। हमें बोला क्या गया, सी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, समय मिड पॉइंट है तो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री भी बन गई। व्हाट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सीआरडी, यहां से लेके यहां तक लेके जा रहा हूं, कोई चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू, तो वर्क डन कितना होगा मुझे मालूम है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल एट दी 2 पॉइंट्स। रिमेंबर, वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, जो भी चार्ज है मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कहां गया सर, डी पे गया, तो वीडी माइनस वीसी, दैट्स इट। सर ये कहां से बनाया फॉर्मूला यार, ये वाला फॉर्मूला है, डब्ल्यू सी से डी, कहां से कहां गया है पार्टिकल, सी से डी गया। दोबारा बता रहा हूं, डब्ल्यू सी से डी डिवाइड बाय क्यू इक्वल टू वी डी माइनस वी, नहीं समझ में आ रहा सर, पक्का। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम सी टू डी डिवाइड बाय जो चार्ज लेके जाना है इक्वल टू जो पीछे लिखा है उसका वीडी, जो आगे लिखा है उसका वीसी। हाँ जी, तो डब्ल्यूसीडी का फॉर्मूला कितना आ गया, डब्ल्यूडी का फॉर्मूला आ गया वीडी माइनस वीसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। हाँ जी, जरा चेक करेंगे, वीसी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। कोई बता सकता है जीरो क्यों? क्योंकि सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये उतना ही नेगेटिव, बिकॉज डिस्टेंस भी सेम है, बोलो तो यहां पोटेंशियल कितना होने वाला है, यानी वीसी कितना हो गया, जीरो। समझ में आ रहा है क्या? ओके, पोटेंशियल एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा, वीडी कितना हो जाएगा भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहां पे, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एल 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 3L, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन में एल। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू बाय आर, इसका चार्ज कितना था प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है यहां से डिस्टेंस कितना है एल 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 3L, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है सर माइनस के क्यू अपॉन में एल। कॉमन निकाल लिया बेटा, के क्यू बाय एल 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3, बोलो ना, तो माइनस 2 के क्यू अपॉन में 3L। समझ में आ रहा है क्या? नाउ तेरे पास वीडी आ गया बेटा, तेरे पास वीसी आ गया, तुझे क्या निकालना है, WCD कितना आ गया बेटा, माइनस ऑफ 2 के क्यू अपॉन में 3L मल्टीप्लाई बाय क्यू। वैसे कोशिश करना कि के टर्म्स में आंसर मत छूट कराना, क्या करना है, के को तोड़ देंगे, कैसे आएगा, 1 अपॉन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। 2 से 2 काट कितना आ गया, माइनस ऑफ 6, सॉरी माइनस ऑफ क्यू क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एल भी रहेगा एल। ये मेरा आंसर है फाइनल। समझ में आता है क्या? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए जी, हटा देना इसको। चले, ये सही है बेटा, आगे चल सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा है, लिखा था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2। अच्छा मुझे पता है कि ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट परमिटेड लेवल में एनर्जी होती है -13.6, दूसरे में -3.4, तीसरे में -1.8, 1.8 कुछ है ना, तो वैसे याद करो। खैर थर्ड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में है, टोटल एनर्जी कितनी है बेटा, टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला सवाल पूछता काइनेटिक एनर्जी बताओ। सर हमने डिराइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, याद है क्या, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी।
और नेगेटिव कितना, -3.4 का, तो आंसर कितना आ गया, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर दूसरी चीज क्या पूछा है, व्हाट इज दी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर हमने याद किया है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। नाउ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी का मतलब है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय -3.4 यानी कि -6.8 EV। समझ में आ रहा है बेटा, दोनों समझ आ गई, ए और बी। अब जो थर्ड पार्ट है उसका वो पढ़ें, क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो when electron is in the outermost orbit, infinite orbit। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, U is equals to K Q1 Q2 upon में R। अब अगर R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेफिनेटली अगर चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल, चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल इज ऑलवेज इंफिनिटी, यानी कि व्हेन R is equals to infinity, बोलो ना बे, व्हेन R is equals to, जब R की इंफिनिटी होगी तभी तो U जीरो होगा। हमने बोला जब R की वैल्यू जीरो होगी, R की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो जीरो U हो जाएगा। तो द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल इज इंफिनिटी, बट दे आर सेइंग कि मान लीजिए चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल चेंज कर दो तो क्या चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की वजह से टोटल एनर्जी भी बदलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो तो हो ही नहीं रहा ना चेंज। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, लिखो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। क्या लिखा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम बट पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी and total energy, but potential energy और and total energy changes। सही है, टोटल एनर्जी का ना ब्रैकेट में लिख लो चाहे कहीं पे कि टोटल एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो भैया आपको समझ में आ रहा है ना टोटल एनर्जी चेंज क्यों हुई, बिकॉज टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, आप रेफरेंस बदल रहे हो, आप कह रहे हो 0,0 वो नहीं है ये है, ठीक है, आपकी पोजीशंस में चेंज आया ना, पोटेंशियल में फर्क आएगा, मोशन में तो फर्क नहीं आएगा ना। चलें क्या बेटा, तो ये एक दो क्वेश्चन थे जो टिपिकल थे, आगे वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आ पाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे बेटा, जो बच्चे नोट कर रहे हैं यहां ध्यान दे। इसमें लिखा है देयर इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देयर इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एबीसीडी आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी रखी है, 4 ohm, यानी 1 ohm इस साइड की हो गई, 1 ohm इस साइड की हो गई, 1 ohm इस साइड की हो गई, 1 ohm इस साइड की होगी। एक काम करूं, सुनो इसे ऐसे बना लेता हूं, देखो ऐसे बनाता हूं, 1 ohm का रजिस्टर ये, 1 ohm का रजिस्टर ये, 1 ohm का रजिस्टर ये और 1 ohm का रजिस्टर ये, सही है क्या, ऐसे बना लेता हूं, ए बी सी डी, बोलो हाँ या ना। अब क्या बोला है, पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पी ऑन डीसी बाय अ वायर एपी ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm। अच्छा सुनो, इसने बताया नहीं कि मिड पॉइंट पे जोड़ा या कहां जोड़ा पता नहीं, लेकिन यहां से एक वायर लेके ऐसे कहीं पे जोड़ दी। थोड़ा मैं कह रहा हूं कि मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, तो मान लो यहां जोड़ दी। अगर तो मिड पॉइंट पे जोड़ता और मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, तो D से लेके P की रेजिस्टेंस होती 1/2 ohm और P से लेके C की रेजिस्टेंस भी होती, समझ में आ रहा है क्या, लेकिन उन्होंने बोला समवेयर इन बिटवीन कहीं जोड़ दिया, मिड पॉइंट पे नहीं जोड़ा। यानी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरा रजिस्टर हो गया X और ये मेरा रजिस्टर हो गया 1 - X ohm, हाँ या ना, ये X ohm हो गया और ये मेरा 1 - X ohm हो गया। सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया है व्हेन
अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी, यहां और यहां के बीच में बैटरी लगा दी, एंड पॉइंट्स बी एंड सी आर सीन टू बी एट सेम पोटेंशियल। जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ और चेक करो यार, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अगर मैं इसको दोनों को आपस में जोड़ दूं, इनको आपस में, तो रोम्बस जैसा कुछ बन जाएगा, जो कि वो था व्हीट। दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अगर बाबू ये दोनों बात करते तो दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए, बिकॉज बैटरी इन और इनके बीच में लगाई गई है, यानी इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 और x, यानी 1 प्लस, ओके, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये दोनों किसमें है बेटा, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं और एक और सर्किट बनाऊं तो मेरे लिए 1 ओम ये रहा, 1 ओम ये रहा बेटा, और P पॉइंट यहां पे था बेटा, और ये कितना है 1 माइनस एक्स, और ये C पॉइंट है, यहां से तार निकली हुई, यहां से तार निकली हुई है, और इन दोनों का नेट, इन दोनों का बोलो बेटा कितना होगा पैरेलल में, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1। सर ये क्या किया आपने, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय, पैरेलल में ऐसे तो सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, सही है क्या। अब ये पॉइंट बाई P है और ये पॉइंट बेटा कौन सा है, अब जरा चेक करो क्या ये वही व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया, और B और P पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, यानी कि सर ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो गया। तभी तो यहां से गैलोमीटर हटा देते थे, गैलोमीटर क्यों हटाते थे, सर यहां से करंट नहीं जा रहा था, करंट कब नहीं जाता, जब पोटेंशियल, ये इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ या ना दीदी, समझ में आया। लिख दूं, क्या लिख दूं यहां पे, हेयर हेयर एज B and P are at same potential, therefore it is a balanced Wheatstone bridge, और if it is a balanced Wheatstone bridge तो 1 अपॉन में 1 किसके बराबर होगा बोलो, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय कितना, ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, ये नीचे, ये ऊपर चला जाएगा ना, नहीं ये वाला ऊपर चला जाएगा, दोबारा लिख देता हूं रुको, 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। समझ में आया क्या, उधर ले गया, 1 माइनस एक्स कितना आ गया, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स, नहीं गलत लिख दिया, 1 बराबर 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। समझ में आया, 2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना, बोलो उधर ले गए, ये इसको इधर ले जाता हूं, कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन चेक करना बेटा, गलत तो नहीं लिख दी, गलत किया कुछ क्या, मैंने गलत लिखा कुछ, रुको 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 रे रुको रुको रुको, तो ये बैलेंस्ड है, बैलेंस हो तो 1 अपॉन, यहां पे रेजिस्टेंस कितना था, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय, तो 1 अपॉन में 1 किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। सही है क्या, सही है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। सही है, तो ये आ गया 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। इधर ले जाता हूं, ये हो गया 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स एक्स काट दिया, तो
ये बन गया 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सही है क्या। अभी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि प्लस ही हो जाएगा, सही है ना। तो +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होता है बेटा, डिवाइडेड बाय 2a, 2a यानी कि 1, कितना आ गया -2 प्लस अंडर रूट 16 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 16, कितना होता है 4, कितना आ गया -2 प्लस माइनस, ओहो हम सॉरी यार, 8 आ गया ना, 8 यानी कि 2√2 डिवाइड बाय 2, सही है बेटा। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस √2, तो माइनस तो हो नहीं सकता, ये बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √2 माइनस 1, इतना ओम आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आनी है, डी से लेके पी का डिस्टेंस, हमें ये निकालना था कि डी से लेके पी का डिस्टेंस कितना है, तो कितना आएगा, वो आएगा √2 माइनस 1 ओम, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस क्लियर है बेटा, थोड़ा सा मैथ्स ही है जो नीचे है, बाकी तो बेसिक लॉजिक है। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ओके, क्या ये तुम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, लॉजिक याद है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सेकेंडल लॉ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर सीबीसी क्लास। क्या था लॉजिक, कि मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें से हमने करंट पास कराया, इसका जो एरिया है हमने मान लिया, इसका जो रेडियस हमने ले लिया बेटा a, फिर हमने इसका एम्पीरियन लूप लगाया, एक बाहर निकाल लगाया और एक अंदर लगाया, याद आता है। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r greater than a, let us consider Amperian loop of radius r greater than a and using Ampere circuital law, Ampere circuital law। हाँ बेटा बोलो, Ampere circuital law क्या था, Ampere circuital law था इंटीग्रल b डॉट dl, पढ़कर बताओ क्या था ये, इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, याद आ रहा है क्या। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, पूरी की पूरी वायर उस लूप में से जा रही है, बेटा हम बाहर वाली लूप की बात कर रहे हैं ना, तो अगर पूरी की पूरी वायर जाए तो पूरा का पूरा करंट लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई, इसको तोड़ेंगे तो इसका जो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो कितना आएगा बी डीएल कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो इंटीग्रल बी इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाएगा, और छोटे से एलिमेंट अगर यहाँ पे डील करेंगे तो पूरे का सरकमफ्रेंस आएगा, सो दिस विल बी बी इंटू 2πr मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई। बोलो तो सही बच्चों, तो मैं इसे बीओ लिख लूं बच्चों, बीओ, बीओ का मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर बीओ की वैल्यू कितनी आ गई, बीओ की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है, फॉर निकली आर ग्रेटर देन ए। अभी कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकल लो अंदर के लिए, तो फॉर इनसाइड पॉइंट सेम लॉजिक लगेगा, सब कुछ सेम लगेगा। लेट अस कंसीडर एम्पिरियन लूप, है ना, लेट अस कंसीडर एन एम्पिरियन लूप ऑफ रेडियस r which is less than a using Ampere circuital law, बोलो बच्चों क्या होगा, इंटीग्रल b डॉट dl, इनसाइड के लिए i लगा देता हूं, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल। अच्छा पूरी वायर में से आई करंट जा रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा कम जा रहा होगा, थोड़ा सा कम यानी कि मैं उसे क्या मान लूं, आई डैश, गाइस बोलो
आई डैश। अब आई डैश की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया था आपको क्लास में, क्या था कि जो पूरा करंट आई है वो कितने एरिया में से कर रहा है पास, पाई ए स्क्वायर में से, है ना भाई। इसका जो वायर है इसका रेडियस कितना ए है, तो इसका पूरे का एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से आई करंट जा रहा है, तो यूनिट एरिया में से कितना करंट जाएगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर। तो इतने रेडियस के एरिया में से कितना करंट जाएगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाए, कितना आ गया बेटा, आई आर स्क्वायर अपॉन में। बात समझ में आ रही है कि मेरी? तो भैया यहां पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और यहां पे खोलोगे तो वही सेम कैलकुलेशन आएगी बेटा, बी आई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन और डील कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। तो बी आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई म्यू नॉट भी आएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर इंटू ए स्क्वायर। आर से आर काट दिया तो बी आई कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। याद आ रहा है बेटा, ये डेरिवेशन था। वैसे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राफ नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर ग्राफ बनाने के लिए भी बोल दें, याद आता है, तो ग्राफ कैसा था, याद आ रहा है क्या? ये सारा इनसाइड पॉइंट है यहाँ पे सारा, है ना, और ये वाला कौन सा पॉइंट है बच्चों, आउटसाइड। ये आर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जब आप एक क्वेश्चन करोगे ना, तो फिर आपको याद आएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें और करनी है। इसलिए सिर्फ बुकलेट पढ़ के काम आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, 26वां सी। तो हम लोग अभी कितना क्वेश्चन कर चुके हैं सी के, नहीं 26 तक तो आ गई, लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 5 कर लिए। चलो सेक्शन डी चाहे कल क्लास में कर लेंगे, पहले सेक्शन सी खत्म कर लेते हैं फटाफट बस, ठीक है। हाँ तो अगली क्लास में अगला सेक्शन करेंगे, अभी ये दो खत्म कर रहे हैं। हटा दो इसको, इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने सीबीएसई में डेरिवेशन अच्छी करी हुई, ग्राफ पूछा नहीं बट मैंने बना दिया है। चलें बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इसके दो पार्ट हैं। पहले में पूछा है कि बताओ ये कौन कौन है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए तो इंफ्रारेड रेस ही नहीं इस्तेमाल होती, याद है, इंफ्रारेड रेस एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, यूवी, इजी है। तो यूज फॉर स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कौन से रे इस्तेमाल करते थे, वेरी गुड, किसने बोल दिया, एक्सरे। फिर बोला गया है राइट एनी वन मेथड और द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव रेडिएशन, यानी सबके अपने अपने प्रोडक्शन मेथडोलॉजी चाहिए। ईएम वेव्स की बुकलेट में एक एनसीईआरटी का पेज लगाया था, याद है, उस एनसीईआरटी के पेज में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के टेक्निक्स लिखे हुए हैं। इवन एनसीईआरटी में ही देख लेना। जैसे अगर हम लोग बात करें माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स, भाई इसमें क्वेश्चन में माइक्रोवेव्स तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। माइक्रोवेव्स प्रोडक्शन के लिए मैग्नेट्रॉन एंड क्रिस्टॉन वॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, याद है कुछ ऐसे। तो इससे आप ये सारी प्रोडक्शन टेक्निक्स याद करेंगे और सबकी डिटेक्शन टेक्निक्स भी याद करेंगे। तो आज भी आपको बहुत सारे बच्चों को शायद याद भी नहीं है, हा? तो मुझे याद हो गया ना कि हमें क्या करना है, मुझे वो याद करना है, इसलिए सैंपल पर करना बहुत जरूरी है अभी आप लोगों को। करेक्ट है? कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ, 27। अगला 28। बताओ जी क्या क्वेश्चन, डिफाइन म्यूचुअल, क्या लिखा है, इंडक्शन लिखा है, इंडक्टेंस लिखा है, देखो, यानी ये एम पूछ रहा है हमसे, ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पूछ रहा, ये एम पूछ रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स चेंज एसोसिएटेड विद द कॉइल व्हेन द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी। अरे phi इक्वल्स टू एम आई होता था, लेकिन करंट प्राइमरी में, फ्लक्स सेकेंडरी का,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल when the change in current or a current flows in a primary is unity, because m को लिखोगे तो phi s upon में I लिखोगे ना यार, I की वैल्यू 1 हो गई तो m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, phi s के बराबर आ गई, है कि नहीं है? ये वही बात होगी, मैंने आपको जब सीबीएसई में पढ़ा रहा था मैंने पढ़ाया था भैया म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पूछते, क्या पूछते हैं, इन, हाँ जी, इसकी ऐसा यूनिट बताएंगे, ऐसा यूनिट हेनरी होती है सर इसकी ऐसा यूनिट। फिर सवाल पूछा है, टू सर्कुलर लूप्स of a smaller radius r and larger radius capital R such that r greater than r are placed coaxially with the center coinciding obtain the mutual inductance। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वन शॉट लेक्चर लिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, उसमें डेरिवेशन कराई थी, रिपीट कर रहा हूं, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट है क्योंकि उसके बाद तो शायद खत्म ही हो गया है सेक्शन, इसका और वो कर लोगे, थ्योरी है, ये करेंगे क्वेश्चन, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन है ना इसका। चलिए ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 28वें का पहला पार्ट हम करा रहे हैं। एक लूप है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, एक स्मॉलर लूप और है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, कोएक्सियली प्लेस्ड हैं विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल obtain the expression of the mutual inductance of the arrangement। अच्छा ऐसा है बच्चों, ऐसे अरेंजमेंट्स में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एज्यूम करना चाहें कि करंट कहां फ्लो कर रहा है तो आउटर लूप ले लेना। तो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं कि लेट, क्या लिख रहा हूं, लेट I is flowing through loop of radius capital R which is greater than R। सही है, हमने ये एज्यूम कर लिया। अच्छा देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, हमने पढ़ रखा है भाई, है ना, पढ़ रखा है। नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉलर लूप, हाँ जी, फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, ये तो जीरो होगा, 180 छोड़ देता हूं। बी किसका सर, ये वाला ऊपर वाला, कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। एरिया किसका अपना खुद का कितना है, पाए आर स्क्वायर, सही है क्या, कितना आ गया म्यू नॉट आई पाए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, सही है क्या, ये मेरा फ्लक्स आ गया, सही है। बट फ्लक्स का फॉर्मूला तो सर होता है MI, तो इस वाले को और इस वाले को क्या कर दूंगा मैं, इक्वेटिंग 1 and 2, सही है क्या, कितना आया बोलो, MI बराबर किसके, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2R, आर से आई से आई कट गया, कितना आ गया, M इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2R। ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ सर है। अच्छा सर आपने तो क्लास में जब पढ़ाया था आपने तो सोलोनाइट से डेरिवेशन नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने सोलोनाइट की डेरिवेशन थोड़ी ना पूछी है। अच्छा सर अगर मान लीजिए कभी सिर्फ ये बोलते कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन करो, इससे कर सकता हूं कि इससे मत करना, तो सोलोनाइट से ही करना। सोलोनाइट वाला डेरिवेशन याद है कि एक लूप ये है और दूसरा लूप इससे बड़े वाला है, और कभी याद करो तो मैंने क्लास में पढ़ाया था कि लूप चाहे किसी में भी करंट पास कर रहा हो, एरिया लोगे तो बस छोटे वाले का, इसलिए मैंने यहां बोल दिया कि करंट किस में ले लेना, बड़े वाले में, क्योंकि एरिया किस में आएगा, छोटे वाले का। समझ में आता है क्या, ये पार्ट हो गया। और पार्ट देख लेते हैं इसका, क्या लिखा है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कंडक्टर्स आर केप्ट ए डिस्टेंस अपार्ट। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ए डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास बी पार्ट यानी और पार्ट आ गया कि दो पैरेलल वायर्स हैं, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ए है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज सेम, तो मैंने I1 भी ऊपर दिखा दिया और मैंने I2 भी ऊपर दिखा दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। ध्यान सुनिएगा,
इसका डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में कराया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही क्वेश्चन है ऑफ कोर्स ये। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था, ये आया था म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइडेड बाय 4πr। याद आ रहा है का फॉर्मूला? बोलो। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करके हमने ये शो भी किया था कि इन पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लगेगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दे विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ईच अदर। याद आ रहा है? और अगर इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाए तो अट्रैक्ट की जगह क्या करती थी? रिपेल होती थी। क्या इसका डेरिवेशन क्लास में कराया है? रिपीट कराने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है। अच्छा, मैं ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन सिखानी है आप लोगों को। इसका जो और पार्ट है ना, हैंड से डिफाइन 1 एम्पियर, ये मुझे आपको याद करानी है। ये F अपॉन में L कौन है बच्चों? ये है सर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट 2I1I2 अपॉन में 4πr। बोलो सही है क्या? अच्छा, अगर मैं F अपॉन में L को निकालूं और मैं यहां पे सब कुछ 1 करना चाहूं, म्यू नॉट अपॉन में 4π की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 होती है। टू करंट की वैल्यू को मैंने 1 एम्पियर बोल दिया, करंट की वैल्यू को मैंने 1 एम्पियर बोल दिया। और डिस्टेंस मान लीजिए जो मेरा A है, यहां पे हमारा A आएगा बिकॉज इन्होंने A दे रखा है। अगर ये वैल्यू मेरी 1 मीटर हो जाए, फॉर एग्जांपल 1 हो जाए, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 2 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ध्यान से सुनेंगे सारे दोबारा से। मैंने करंट की वैल्यू को क्या माना? 1 यानी 1 एम्पियर, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मान लिया? 1 मीटर। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 2 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पियर बेसिकली वो फोर्स है, 1 एम्पियर वो करंट है, सॉरी 1 एम्पियर वो करंट है जो जब दो पैरेलल वायर्स में से फ्लो करता है, जो 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं, तो वो एक दूसरे को खींचती भी हैं और रिपेल भी करती हैं विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर से। भैया मैंने करंट की वैल्यू 1 एम्पियर डाली, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर डाली, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर डाली। व्हेन दैट मींस देयर आर टू वायर्स, पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर ईच। तो 1 एम्पियर वो करंट है जिसकी वजह से जो दो पैरेलल वायर्स 1 मीटर दूर पड़ी हुई थी उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है। और कितने वैल्यू का? समझ में आ रहा है? तो 1 एम्पियर इज दैट मच अमाउंट ऑफ करंट, 1 ampere is that much amount of current when flows through two parallel wires separated by 1 meter attract each other or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। बात समझ में आ रही है मेरी? सारे बच्चे डेफिनेशन लिख के जाएंगे, बस अपने आप लिखेंगे। डेफिनेशन लिखा तुम लोगों ने? क्या लिखा है? 1 एम्पियर इज दैट मच अमाउंट ऑफ करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू टू पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अट्रैक्ट्स ईच अदर और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। समझ में आती है?